नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी सीधी बात स्ट्रेट टॉक। तो म्यांमार में विनाश, थाईलैंड में भी भारी नुकसान, यहाँ तक कि भारत, बांग्लादेश, इन जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और अब तक जो जानकारी निकल कर आई है कि हज़ारों लोगों की मौत हो गई है और इतनी ही बड़ी संख्या में जो है लोग घायल हुए हैं। अभी सैकड़ों की तादाद में लोगों का पता भी नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू और जो राहत का काम है वो चल रहा है, लेकिन दुखद बात यह है कि यूएस एड के सस्पेंड हो जाने की वजह से राहत और बचाव कार्यों में भारी मुश्किलें पैदा हो रही है या फिर ये काफ़ी नहीं पड़ रही हैं। हालांकि भारत और जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, उन्होंने भी मानवीय मदद जो है म्यांमार और थाईलैंड और अन्य प्रभावित, भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचाई है। हमारे कुछ सवाल हैं ऐसे में कि क्या दुनिया भर की सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से रेस्क्यू, बचाव या फिर आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर भी दिखती हैं? स्ट्रेट टॉक में इसलिए हमारी कोशिश है कि इन सवालों को उठाया जाए और हमारे जो आज के खास एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए समझने की कोशिश की जाए कि हम मनुष्यों की जो तैयारियां हैं आपदा से निपटने के लिए या फिर आपदा से बचाव के लिए, वो कितनी काफ़ी नाकाफ़ी हैं। तो आप पहले अपने टीवी स्क्रीन पर एक नज़र डालिए कि म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया है, इससे 3600 लोगों की मौत हो गई है और 4850 लोग घायल बताए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद की कमी से भी जूझते हुए लोगों को देखा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के बाद बचाव कार्यों में लगातार चुनौतियां हैं। एक अहम बात यह भी है कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। सेना और विद्रोहियों के बीच ये जो टेंशन है, इसकी वजह से बचाव कार्यों में काफ़ी अड़चनें भी देखने को मिली हैं। भारत और चीन की जो मानवीय मदद है वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर राहत कार्यों में कितनी मददगार ये साबित हो पा रही है, या फिर जो पूरा का पूरा जो आपदा प्रबंधन है वो म्यांमार और अन्य भूकंप प्रभावित देशों के लिए कितना उचित, कितना पर्याप्त कहा जा सकता है। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। और समय पर रेस्क्यू, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अगर समय पर रेस्क्यू नहीं किया गया तो फिर जो जिंदगियां बचाई जा सकती थी वो भी मायूस हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाती। और अभी कई सारी जो मानवीय त्रासदी की कहानियां निकलकर म्यांमार से सामने आ रही हैं, जिनमें समय पर राहत ना मिल पाने से लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं। डॉक्टर रनित चैटर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। रनित, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और म्यांमार में आपने देखा कि भूकंप की ये जो त्रासदी आई है, इससे हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर मैं सबसे पहले आपका कमेंट ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए, क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये आफ्टर एनी डिजास्टर में, कोई भी घटना जब घटती है उसके बाद ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम जाने बच सके। ठीक है। और इसके इफेक्टिव रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जरूरी ये है कि हमारी टीमें जो हैं वो उतनी ट्रेन्ड हो, वो उस तरीके से इक्विप्ड हो, उनके पास सारे सामान हो जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आ सके। और उसके साथ हमारी कितनी, मतलब इस सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपके पास शायद जो मैन पावर है, लोकल मैन पावर है, वो भी खुद इफेक्टेड है, तो आप उनको कितनी जल्दी आप फील्ड पे पहुंचा सके और बाहर से मदद भी लेके आ सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस जगह में। और इसमें दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो आपके इंटरनल जो पॉलिसीज एंड जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं एक कंट्री के अंदर, वो बहुत अहम चीज है इसके लिए। और दूसरी बात है, आपके देश के साथ बाहर के देश, जैसे यहाँ पे म्यांमार की बात हो रही है, तो म्यांमार के रिलेशंस किस तरीके से हैं, उनके किस गवर्नेंस का जो अभी करंट सिचुएशन है वो कितना स्टेबल है, जिससे कि दूसरी कंट्रीज भी आके वहां पे आपकी सहायता कर पाए। राइट, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी जो म्यांमार की करंट कंडीशन है, ये शायद ये सारी चीजों को उतने तरीके, मतलब उतना सपोर्टिव नहीं है अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन जो है म्यांमार का देखें। क्योंकि जैसे आपने कहा, आपके
शुरुआत में भी कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, जी वहां पे कभी काफी स्तर पर अनस्टेबिलिटी है गवर्नेंस के अंदर ही, जी गवर्नमेंट के अंदर ही। हम्म तो वो शायद कहीं ना कहीं जाके ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को हैम्पर करती है, क्योंकि आपको जो इजी चैनल है, जो जहां से आप दूसरी कंट्रीज को भी वहां पे लेके आ सके, और यहाँ पे जरूरी ये भी है कि तो पूरा देश एकजुट हो जाए। हम्म बट जब आपका गृह युद्ध चल रहा है तो आप वो एकजुट, तो पहले देश ही एकजुट नहीं है, जी सबका साथ नहीं मिल पा रहा है, और उसके बाद बाकी बाहर के देशों को भी शायद आने में हिचकिचाहट होगी, झिझक होगी कि हम वहां जा रहे हैं जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। जी और अगर आप कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स देखें जो आफ्टर जस्ट अर्थक्वेक के बाद आई थी, हम्म कि कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पे शायद उसके बाद मतलब आई वोंट से कि वो न्यूज ट्रू है कि फॉल्स है, बट पेपर कहीं कहीं पे आ रहे थे कि वहां पे आफ्टर अर्थक्वेक बॉम्बिंग भी की गई है। तो अगर वैसा कंडीशन रहा हो तो शायद बाहर के देशों के रेस्क्यू वर्कर्स को भी काफी झिझक होगी वैसे जगह पे जी जाने में, जी जी तो जो ऐसे कि ऐसे में जो फॉरेन हेल्प है ये अपने आप में जो है लिमिटेड हो जाती है। अगर किसी देश की जो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर जो मानवीय जीवन का संकट तो प्राकृतिक आपदा की वजह से पैदा ही हुआ है, लेकिन वहाँ पर मैन मेड सिचुएशन भी जो है वो सपोर्टिव नहीं है, और इस वजह से जो विदेशी मदद है वो भी एक लिमिटेड स्तर पर ही पहुँचाई जा सकती है। लेकिन मैं विद्रोहियों और सेना के बीच ये जो वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, मैं अब आपका ध्यान मांडले और सेंगिंग, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है भूकंप का असर हुआ है, सबसे ज़्यादा ये भूकंप प्रभावित इलाके हैं, यहाँ की थोड़ी सी संरचना के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे कि ये कैसा जो है प्राकृतिक संरचना है जहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों यहाँ पर इतना टफ बना हुआ है। स्पेशली मैं आपको मंडले की बात करूंगा, क्योंकि मंडले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली और कल्चरली बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। मंडले एक्चुअली पहाड़ों के बीच में मतलब बसा हुआ एक सिटी है, बसा हुआ है, सिटी है जी। और मंडले जाना जाता है इसके कल्चर हेरिटेज के लिए। वहां पे बहुत सारे पुराने गुम्फा हैं जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। अगर आपने म्यांमार के टूरिज्म के फोटोज देखे होंगे जो बलून्स उड़ते हैं और बहुत सुंदर से वो स्तूपास दिखाए जाते हैं, वो मंडले के हैं। ठीक है, तो ये एक पुराना शहर है और जहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी पुराने हैं। तो अब इस लेवल के जो अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स वहां पे जो देखे जा रहे हैं, उसमें जो पुराने स्ट्रक्चर्स के ऊपर काफी ज्यादा हुआ है। उनका जो टूरिज्म सेंटर है वो इफेक्ट हो गया है। ठीक है, और ये जो पुराने उनके कल्चरल हेरिटेज थे, जो कि टूरिज्म का सेंटर था, इकोनॉमिक सेंटर पूरा ही उसी के आसपास उनका सारा कुछ था, वो इफेक्ट हुआ है जी। तो इसके चलते क्या हुआ है कि इनके पुराने बिल्डिंग स्टॉक्स थे जो कि मेंटेनेंस के इश्यूज हैं वहां पे। पुराने हेरिटेज बिल्डिंग्स थे जिनके भी खुद के मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, क्योंकि वो तो प्रेजेंट इंजीनियरिंग डिजाइन और अर्थक्वेक डिजाइन के हिसाब से नहीं बने, सिस्मिक डिजाइन के हिसाब से नहीं किए गए। क्योंकि मुझे पता है म्यांमार में काफी दिनों से काफी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं अर्थक्वेक के ऊपर, बिकॉज इट इज क्वाइट प्रोन टू अर्थक्वेक। लेकिन कहीं ना कहीं ये हेरिटेज बिल्डिंग्स जो है, जो पुराने बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, उनको किस तरीके से प्रतिरोधक बनाया जाए अर्थक्वेक के लिए, वो शायद अभी भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है, स्पेशली यहाँ पे। और उसके चलते आप अगर देखें कि मंडले और ये शहरों में इम्पैक्ट काफी ज्यादा हुआ है इसका, और क्योंकि इसको रीच आउट करना भी मुश्किल है उस जगह पे। जैसे अगर आपने देखा होगा जो एक और शहर था वहां पे उनका एयरपोर्ट का एटीसी टावर गिर गया था जी, तो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस भी बंद हो गए। बिल्कुल। अब इस स्थिति में बाहर के कंट्रीज अगर आपको मदद करना चाहें तो ओनली ऑप्शन इज नियर बाय एयरपोर्ट्स जो खुले हैं एंड बाय रोड।
तो उसमें क्या होता है कि समय लगता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी डिले हो जाता है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं रनीत जी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। डॉक्टर रनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। म्यांमार में ये जो विनाश आया है, ये क्यों, इसकी जो त्रासदी है वो भयंकर है, भयावह है, और जो वहाँ पर मानवीय त्रासदी की कहानियाँ निकल कर सामने आ रही हैं वो सबको जो है मायूस कर रही हैं, निराश कर रही हैं, क्योंकि समय पर जो है रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ डॉक्टर रनीत चैटर्जी लगातार जुड़े हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट इश्यूज़ के एक्सपर्ट हैं। रनीत जी, आपने कहा कि रेस्क्यू समय पर पहुंचा पाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है म्यांमार के लिए, क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत से लगती है। तो भारत ने भी ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चलाया, और अभी चीन ने भी जो अपना ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, उसकी समाप्ति भी कर दी गई है। 28 मार्च के बाद अब तक रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन अब ये कॉल ऑफ कर लिया चाइना ने, जो वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था उसका ऑपरेशन। क्या इतना समय दिया जाना बस काफ़ी है, या इसको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए था? देखिए, इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस कॉल ऑफ करने का रीजन ये है कि हम लोग शायद जो पीरियड देखते हैं रेस्क्यू में, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जानें बच सकती हैं, वो पीरियड खत्म हो गया। तो अभी जो चांसेस हैं सर्वाइवर्स के, वो बहुत ही लिमिटेड चांसेस हैं। ठीक है कि इतने दिन मलबे के अंदर कोई दबा हुआ अगर है तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो उसके चलते ही क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस कॉल ऑफ कर दी जाती हैं, क्योंकि फिर वो मतलब इफेक्टिव नहीं होता उतना। और शायद इसी के कारण चाइना ने भी अभी उनको कॉल ऑफ कर लिया गया है कि सर्वाइवर्स के चांसेस मिनिमम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में भी आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। भारत बेशक म्यांमार में जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली नहीं है और यहाँ पर सैन्य शासन है, विद्रोहियों के साथ जो गृह युद्ध पहले से ही चल रहा है, लेकिन भारत ने सबसे पहले जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। और भारत के ऑपरेशन के लिए आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये मानवीय मदद काफ़ी और समय पर तुरंत तत्परता दिखाई गई? हाँ, मेरे हिसाब से भारत शायद पहला देश था जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में इनकी सहायता, म्यांमार की सहायता करने के लिए एनडीआरएफ के बटालियंस को रेडी किया और यहाँ से भेजा गया। आई थिंक भारत, अगर आप देखें हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, शायद भारत हमेशा से ही तात्पर्य रहे कि कभी भी ऐसी कोई घटना हो, दुर्घटना हो, तो हमारे जो एनडीआरएफ की टीम है वो सहायता के लिए रेडी हो। और हमारी एनडीआरएफ की टीम वेल ट्रेन टीम है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन टीम है। तो वो मानवीय सहायता के लिए हमेशा से ही मतलब विद लिमिटेड रिस्पांस, जो लीड टाइम है उसमें है वो डिप्लॉय करे जा सकते हैं, एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो उस हिसाब से भारत का जो ये स्टेप था, क्योंकि आगे चलते भी क्या होता है कि इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं, कौन कौन से देशें आगे आके सहायता करती हैं, वो शायद आज से 10 साल 20 साल बाद भी लोगों के दिमाग में रहता है कि इन्होंने हमारी सहायता की थी। और वो जो ये पीपल टू पीपल कनेक्शन को और मजबूत बनाता है बहुत ज्यादा। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी इफेक्टिव मूव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड द एनडीआरएफ टीम। सेम चीज नेपाल में भी जब हुआ था, तब भारत ने सबसे पहली टीम जो गई थी वो एनडीआरएफ की टीम ही गई थी। तो ये दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भारत इस भूमिका में जो है अपनी तत्परता के लिए और समय पर राहत और बचाव कार्यों के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा इसी का हिस्सा था। मैं अब यूएस एड को लेकर, जिसे सस्पेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ऐलान कर दिया कि शायद दुनिया को अमेरिका के पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका का अगर पैसा है तो अमेरिका में रहे। बेशक अमेरिका ने अन्य देशों के साथ बिजनेस करके ये पैसा कमाया हो, ये अमेरिका का अकेले जो है ये रिसोर्स कैसे हो सकता है, खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन जो यूएस एड सस्पेंड कर दी गई है, और उसके बाद ये इतनी बड़ी जो प्राकृतिक आपदा, जहां पर म्यांमार में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है, आपका क्या कहना है? ये एड खत्म करके एक मानवता पर बड़ी और गंभीर चोट अमेरिका ने दी है। हाँ, देखिए इसमें जो यूएस एड खत्म कर दी गई यहाँ पे, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपमेंट सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज थे, जो शायद रेस्क्यू में काम तो कर सकते हैं
लेकिन मेन चीज जो अभी हम बात करते हैं कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रेजिलियंस बिल्डिंग, ठीक है, तो जो कि आप कोई घटना के पहले से काम शुरू करें, वहां पे बिल्डिंग्स के रिस्क, सिटीज की रिस्क असेसमेंट करें, लोगों में जागरूकता लाएं। इसके लिए यूएसएड का जो फंडिंग है वो काफी हद तक यूज किया जाता था जी, ठीक है। अब वो फंडिंग रुकने के अब ये घटना घटी है, इसके बाद और उसके साथ अगर आप वो लेने की वो जो फंडिंग आ रही थी जिसमें शायद कुछ हद तक ये चैनलाइज हो सकता था कि आगे जाके जागरूकता हो, लोग समझें और बिल्डिंग्स जो नई बनेंगी वो उस हिसाब से बने जी। अब वो शायद कहीं ना कहीं जाके हैम्पर हो जाएंगी, वो उसके काम कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, क्योंकि और ये सिर्फ म्यांमार की बात नहीं है, ये आसपास के पड़ोसी देशों में भी जो एनजीओज हैं जो शायद इस स्थिति में आगे आके काम कर सकते थे, वो भी शायद अब हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनकी फंडिंग की भी सोर्सेज जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवरऑल इट्स विल नॉट ओनली इम्पैक्ट एक देश जैसे म्यांमार, बट ये रीजनल इम्पैक्ट रहेगा और ग्लोबल इम्पैक्ट भी रहेगा इसका, और वो दिखेगा म्यांमार के ऊपर, क्योंकि शायद ये सबसे पहला देश है जो इस स्थिति के बाद एक ऐसी स्थिति में, मतलब एक ऐसी दुर्घटना से जा रहा है जहां पे शायद ये बहुत हेल्पफुल हो सकता था। तो रणित जी, चीन ने मदद की, यूएस ने मदद जो है बंद कर दी, तो यहाँ जब हमने बात की कि भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा और पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है ये सालों तक बना रहता है, अगर ऐसी त्रासदी में कोई देश के लोग पहुँचते हैं और वो मदद करते हैं, तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी कि अमेरिका ने मदद नहीं की लेकिन चीन पहुँच गया और उसने जितनी संभव हो सकती थी उसने यहाँ पर मदद की, भारत ने मदद की, तो चीन यहाँ पर अमेरिका से जीत गया, फिर म्यांमार के लोगों से पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है या फिर मानवीय आधार पर जो मानवाधिकारों की जब बात होती है, मनुष्य जाति के जो कुछ कर्तव्य होते हैं उसकी जब बात होती है, तो चीन यहाँ पर अमेरिका से आगे निकल गया, ये कहा जा सकता है? एक तरीके से कहा जा सकता है, और उसका कारण भी अगर आप देखें, जैसे इंडिया और चीन अगर आप देखें, ये हमारे जो एशिया का जो ये है, एशिया में, ठीक है, इसमें दोनों ही म्यांमार के नजदीक दो देश हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकली ये दोनों म्यांमार से कनेक्टेड हैं, और जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना के चलने के लिए जरूरी है कि ये दोनों बड़े देश, बिकॉज अगर आप एशिया में लें, आसपास जो सारे देशों में शायद अगर आप थाईलैंड को छोड़ दें, थाईलैंड भी अपने में काफी बड़ा है, बट मेजर सुपर पावर के हिसाब से अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया जो है ये ही सामने आते हैं, और दोनों ही म्यांमार में ये जो कोशिशें होती रही हैं दोनों ही देशों की तरफ से कि म्यांमार पर अपना प्रभाव जो है थोड़ा भारत से ज़्यादा चीन चाहता है और चीन से ज़्यादा भारत चाहता है, तो इस प्रयास का भी आप एक हिस्सा मान सकते हैं? इसको एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका का एज सच डायरेक्टली कोई जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तो है ऑफ कोर्स, बट रीजनल जियोपॉलिटिक्स में इमीडिएटली कोई ऐसा हिस्सा तो अमेरिका का फायदा उससे हो नहीं रहा, ठीक है। तो अमेरिका शायद इसको इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके लिए कोई ऐसा बेनिफिशियल मतलब ऐसा सामने उभर के नहीं आता, तो शायद तो अमेरिका के लिए ये अमेरिका के लिए छोटे छोटे जो देश हैं वो अगर बिजनेस या ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वहां पर मानवीय मदद देना अब अमेरिका जो है इसको गवारा नहीं समझता, क्योंकि देखिए कहीं किसी हद तक मानवीय मदद भी जो है वो भी कहीं किसी जगह पे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई तो एक बेनिफिशियल रिलेशन क्रिएट करता ही है, बिल्कुल, और बिल्कुल राइट, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको देखना चाहेगी कि हमारा क्या बेनिफिट रहेगा उस जो हम आगे चल के जा रहे हैं, बिकॉज that also is depleting your taxpayers' money. You are investing in a country's rescue operation through your own taxpayers' money. So if tomorrow कल अगर कोई उस पे सवाल उठाते हैं तो शायद गवर्नमेंट को भी उस चीज को सोच के ही चलना पड़े, और अभी जो अमेरिका का जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है, जैसे उसमें काफी सारा कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा कि आपका म्यांमार पे इन्वेस्ट करने का क्या तात्पर्य है, क्यों आप करना चाहते हैं?
तो शायद ये एक बहुत अहम सवाल है अमेरिका के लिए कि हम म्यांमार पे क्यों इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। लेकिन बात जब मानवता की आती है तो बड़े देशों को ही जो है सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेदारी निभानी होगी। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो बड़े और विकसित देश है उनको ज़्यादा जो है गंभीरता दिखानी चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहे। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं डॉक्टर रनित, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी सवाल हैं कि इस विनाशकारी भूकंप के बाद हर बार जब भी कुछ प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसी आपदा आती है, तो हम यही टटोलते हैं कि हम इन आपदाओं से निपटने के लिए कितनी सावधानियां बरतते हैं, और क्या म्यांमार और अगर मैं पूरा साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ है या फिर आप साउथ एशिया को ही ले लीजिए कि अगर साउथ एशिया कंट्रीज़ है वहाँ पर कितनी तैयारियां की जाती हैं या फिर सरकारें कितनी गंभीर दिखती हैं, संस्थाएं कितनी गंभीर दिखती हैं और कितना बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डॉक्टर रनित चैटर्जी। रनित, अमेरिका की बात हो गई, भारत की बात हो गई, चीन की बात हो गई, अब मैं पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ के जो देश है, जो इनकी प्राकृतिक बनावट है, यहाँ अगर मैं आर्थिक स्तर की बात करूँ तो ये उभरते हुए शक्तियाँ भी हैं। म्यांमार को अगर छोड़ दिया जाए तो आप कंबोडिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, थाईलैंड भी ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की संभावनाएं काफ़ी दिखती हैं। ऐसे में डिजास्टर अगर इसके प्रति तैयारियां ना हुई तो उन सभी संभावनाओं को एक बड़ा गहरा झटका लगता है। हाँ, जरूर लगता है। और अगर आप म्यांमार को देखें, म्यांमार इज पार्ट ऑफ आसियान, जो कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज में उनका जो सेक्रेटरीट है, उन्होंने इमीडिएटली म्यांमार के अर्थक्वेक के बाद रिलीफ और रिस्पांस के लिए जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था। उनका एक सेक्रेटरीट है, वो अलग अलग कंट्रीज में एस्टैब्लिश होती है, अभी वियतनाम में एस्टैब्लिश्ड है। और यस, उसमें काफी उभरते देश हैं, जैसे वियतनाम ले लीजिए, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। इन्होंने जॉइंट टास्क फोर्स भी एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसको JTF बोलते हैं। उसको 2 साल पहले रिवाइव करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इन्होंने क्योंकि ये देश शायद भूकंप एक है आपत्ति, इसके हाँ, बट इसके साथ साथ आपका साइक्लोन, टाइफून जिसे कहा जाता है, उस इंडिया में टाइफून है, साइक्लोन हमारे यहाँ कहते हैं, साइक्लोन होते हैं, सुनामी प्रोन है। तो काफी सारे अलग अलग घटनाएं यहाँ पे, मतलब डिजास्टर्स के चांसेस हैं। उसके चलते ये देश भी काफी पॉलिसी लेवल पे काम करती हैं एक साथ मिलके। आसियान सेक्रेटरीट का डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है जो इस पे काफी जोर देते हैं जी। और उन्होंने इसमें काफी इन्होंने काफी स्टेप्स उठाए थे म्यांमार के बाद। इन स्टेप से क्या ये पता चलता है कि ये सभी देश जो हैं अपने प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन से जुड़ी जितनी भी कोशिशें हैं उसके प्रति गंभीर दिख रहे हैं। लेकिन मैं बिम्स्टेक का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। अभी हाल ही में बिम्स्टेक जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें सभी देशों ने जो है आपदा प्रबंधन पर मिलकर एक कोऑपरेशन पर जो सहमति जताई थी। तो क्या हम बिम्स्टेक के साथ साथ कई ऐसे इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं, संस्थाएं हैं, हर बार वहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर एक सहमति दिखती है, लेकिन जब ऐसी आपदा आ जाती है तो सहमति की जो भूमिका होती है, क्या आप उसको इन एक्शन में भी देखते हैं? जो पेपर वर्क है उसके बाद किस तरह से कोऑपरेशन को धरती पर, धरातल पर जो है ज़मीन पर उतार पाती हैं? देखिए, बिम्स्टेक का एक आई थिंक अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि भारत का जो NDRF का टीम है, शायद कहीं ना कहीं वो बिम्स्टेक के जो डायलॉग्स हैं उसी का नतीजा अगर आप उसको लें, क्योंकि भारत भी उसी का पार्ट है जी, राइट। बट अगेन मैं इसको वही कहना चाहूंगा कि जियोपॉलिटिकल एंड गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस ऐसे स्थितियों में, क्योंकि देशें एक दूसरे के साथ तभी जुड़ सकती हैं जब आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो बॉन्डिंग रहे, जो कि जरूरी है जी। तो आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को वो बॉन्डिंग देखते हैं आपस में?
मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि म्यांमार की परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है और आपने कहा कि लोकतंत्र की गैर मौजूदगी, अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं है तो वहाँ पर रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इसी में एक जिक्र करूँगी चीन का भी, कि वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी चीन खैर आर्थिक रूप से संपन्न देश है। वहाँ पर ऐसी कुछ स्थिति आती है तो चीन अपने आप में निपटने के लिए काफ़ी सक्षम है, लेकिन म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, इंडोनेशिया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये उतने क्या सक्षम देश हैं, अपने आप को सक्षम बना पा रहे हैं? उनकी अपनी जो खुद की कोशिशें हैं वो कितनी सफल दिखती हैं? देखिए, चीन अपने में ही एक बहुत बड़ा देश है। जैसे हम भारत की भी बात करें, हम लोग अपने में ही एक महादेश हैं। तो हम शायद अगर कोई बड़ी आपदा होती है तो शायद पूरे देश को इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और वहां पे आपको जो इमीडिएट जो हैंड्स हैं, और हमारी मिलिट्री भी काफी एस्टेब्लिश्ड है, उनकी इक्विप्ड है जी, इकोनॉमिकली हम लोग काफी स्टेबल हैं, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, पैरामीटर्स हैं जो कि आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी सहायता करती हैं। लेकिन अगर छोटे देश जैसे, और जहाँ पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे ऑलरेडी फोकस बहुत ज्यादा दूसरी चीजों पे है, आर्मी शायद कहीं और दूसरे एरियाज में डिप्लॉयड है, तो उनको एकजुट करना, संगठित करना और एक जगह पे चैनलाइज करना उनका सारा जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं जाके बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि हम शायद म्यांमार के केस में देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि म्यांमार में जो स्थिति है, अगर आप देखें, पहले 1-1.5 दिन के बाद कोई अपडेट सारा बंद हो गया था जी, जानकारियां जो रोक दी गई थी जी, विदेशी पत्रकारों को वहां पर घुसने से मना कर दिया गया था जी। तो ग्लोबली ये नहीं पता चल रहा था कि वहां पे सिचुएशन क्या है, और वो अगर ऐसा कंडीशन हो तो शायद वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पिक्चर भी पोर्ट्रे करते हैं सबके सामने, कि शायद पत्रकार को भी रोक दिया गया है, तो हम भी अगर सहायता करने जाएं तो शायद रोक दिया जाए। तो वो एक ही चैनल फिर खुला रहता है, वो डिप्लोमेटिक चैनल, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला डिप्लोमेटिक चैनल है, वही खुला रहता है ऐसे कारणों में। तो वो रिड्यूस कर देता है आपके हेल्प, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसके ऑप्शंस जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो मानव जीवन की संभावनाएं होती हैं उसको जो है ये धूमिल और धुंधला करता है, क्योंकि आप जापान में रहे हुए हैं और जापान ने अपनी जो भौगोलिक संरचना है, जो जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो तंत्र वहाँ पर डेवलप किया, जो मैकेनिज़्म और सिस्टम डेवलप किया, आपका एक अच्छा खासा रिसर्च है। आप अगर मैं इंडियन कॉन्टिनेंट या फिर साउथ एशिया के जो देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है, कितनी तैयारियां आप देख पाते हैं? क्योंकि इस तरह की भूकंप की जब तस्वीरें आती है, भारत में भी शॉक्स जो है आए दिन आते रहते हैं, भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं वो भूकंप के लिए सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, कितनी तैयारियां, और अगर मैं बजट एलोकेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं तो आपका क्या इस पर विचार है, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जापान एज अ कंट्री अगर हम देखें तो वो हमेशा से ही बोलते हैं कि एट रिस्क है, क्योंकि वहां पे काफी सारे, सिर्फ भूकंप नहीं, वहां पे काफी सारे प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। तो उसकी, और उन्होंने क्या किया है कि ये मतलब एक कोई आपदा के एक्सपीरियंस से उन्होंने नहीं सीखा है, लगातार सालों साल इन्होंने आपदाएं से झेला है और वहां से बचे हैं, और वो चीजों को उन्होंने पूरे सिस्टम के अंदर उसको जोड़ दिया है, जैसे सेंट्रलाइज कर दिया जी। हाँ, तो वो रियलाइजेशन जो है गवर्नमेंट लेवल पे और इवन कम्युनिटी लेवल पे, वो दोनों जगह पे जी, और उसको आप देख सकते हैं थ्रू उनके जो काम होते हैं उसके थ्रू। जैसे अगर आप बात करें, बिल्डिंग्स जो बनती हैं उसको प्रॉपरली बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से बनाया जाता है, उनके प्रॉपर पॉलिसीज हैं कि अगर आपका बिल्डिंग 50 साल हो जाता है तो दैट इज व्हेन द बिल्डिंग हैज लिव्ड इट्स होल लाइफ। तो उसके बाद उसको किस तरीके से आप डेमोलिश करने, रेनोवेट करें, बट हमारे यहाँ पे वो शायद अभी भी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं है, ऑन पेपर है, पॉलिसी लेवल पे जी। भारत
अभी काफी कदम ले रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जैसे अगर आप अभी देखें कि फंड एलोकेशंस काफी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, जी। जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए किया जा रहा है। पहले क्या था कि एक सिंगल फंड आता था, अब फंड्स को सेग्रीगेट किया गया है। अच्छा। डिजास्टर मिटिगेशन के लिए भी फंड डाला गया है, जिससे कि आप पहले डिजास्टर से पहले ही उसके लिए प्रिपरेशंस करें, ट्रेनिंग करें, अवेयरनेस जनरेशंस करें। तो अभी हर एक स्टेट के पास है ऐसे फंड्स। शायद हमारा जो कहीं जाके लैकिंग जो है वो है कि हमारे पास एक्सपर्टीज जो है, ट्रेन्ड एक्सपर्टीज जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही न्यू फील्ड है। तो हमारे पास जो एक्सपर्टीज हैं, ट्रेन्ड एक्सपर्टीज, वो लोग हैं जो जमीन से काम करके सीख के आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सोच को ब्रॉड करने की जरूरत है। वहां पे आपको चाहिए कि जिन्होंने इसको करियर ऑप्शंस लिया है, जिसे जो रिसर्च करते हैं और जिसको बाहर से भी डिफरेंट सिचुएशंस को देख के आ रहे हैं, आई थिंक वो स्किल सेट, एक्सपर्टीज को इंटीग्रेट किया जाए और हमारा जो तब जाके ये और एक्सपैंड होगा इसका स्कोप, और हम शायद और बेहतर इसको तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भारत की तैयारियां दिखती हैं उसका जो एक बेसिक नेचर है वो पारंपरिक दिखता है, ट्रेडिशनल दिखता है, और उसमें जिस मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, जिस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि समय जो है प्राकृतिक आपदाओं जिस तरीके से आ रही हैं सामने, अचानक से बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है, चक्रवात, टाइफून आ जाता है, ये सब घटनाएं जो है, प्राकृतिक घटनाएं जो हैं, वो दुनिया भर में बढ़ गई हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी और उसके बाद जब लौटते हैं तब इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ डॉक्टर रणित चैटर्जी जुड़े हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रणित, भारत की तैयारियों के बारे में ये जानकर बहुत ही निराशा होती है कि हम बहुत पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अगर हमें देखा जाए कि जो तीव्रता है प्राकृतिक आपदाओं की और जो फ्रिक्वेंसी है, बल्कि मैं कहूँ कि अब बार बार ऐसी घटनाएं और जल्दी जल्दी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इस पर आपकी टिप्पणी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अभी अगर आप देखें कि जो चांसेस हैं कोई बड़ा कोई डिजास्टर इवेंट हो, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे अर्थक्वेक बहुत ही मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना कि कब होगा। अगर आप अभी देखें करंट सिचुएशन में जापान के न्यूज काफी आ रहे हैं, इवन गवर्नमेंट की तरफ से काफी अवेयरनेस जनरेशन किया जा रहा है। जो ननकाई ट्रॉफ अर्थक्वेक है वहां पे हो सकता है, जो काफी दिनों से बात चल रही है। तो जापान गवर्नमेंट भी अभी लोगों में अवेयरनेस जनरेशन करने की कोशिश करी कि कितना सिमुलेटेड लॉस हो सकता है, कहाँ इफेक्ट हो सकता है, कितनी जाने जा सकती हैं, और ये कहीं ना कहीं चल के लोगों के जहन में डालना भी जरूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो शायद हमारे लेवल पे क्या है कि हम अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे काफी काम चल रहा है, बट जमीन पे अभी भी अवेयरनेस जनरेशन का काम जो है वो बहुत सीमित है, कम है। दूसरी बात है, हमारे इंडिया में काफी मेक इन इंडिया के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में चाइना के साथ compete करने की बात करते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी द इकोनॉमिक नेक्स्ट बिग इकोनॉमी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्टअप्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। अगर प्राइवेट कंपनीज आगे नहीं आती डिजास्टर मैनेजमेंट में, अगर एकेडमिक रिसर्च इसके अंदर प्रमोट नहीं किया जाता, अगर हम सिर्फ बोले कि हम सिर्फ घटना होगी तो हम उसको जाके मैनेज कर लेंगे, तो शायद डिजास्टर मैनेजमेंट वो नहीं है। हमें इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, उस पर फंडिंग चाहिए रिसर्च के ऊपर, जिसमें डीएसटी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके आई थिंक दिस इज द मोस्ट डायनामिक कंडीशन वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, है ना। तो इन्वेस्टमेंट चैनलाइज करना चाहिए, ना सिर्फ रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर उसको ध्यान देते हुए, बट ऑल्सो कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप करें। जैसे सोचिए कि ऑटोमेशन की जरूरत है। अभी अगर आप देखें कि एनडीआरएफ की टीम जा रही है, इवन म्यांमार में जो पहले शुरू में बात चल रही थी कि वहां पे लोग बोल रहे थे कि हमारे पास इस सिचुएशन को जूझने के लिए इतने मैन पावर नहीं है, तो यहाँ पे जरूरत है कि आप रोबोट्स लाएं, ऑटोमेशन लाएं, ठीक है। लेकिन हमारे आईटी कंपनीज बहुत हैं इंडिया में, बड़े बड़े आईटी कंपनी सारे इंडिया बेस्ड हैं, शायद दुनिया के सारे बड़े आईटी प्रोफेशनल भी है,
जी आईटी प्रोफेशनल्स भी, हम एक्चुअली बाहर देशों में आईटी प्रोफेशनल्स को भेज रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन डिजास्टर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। रोबोटिक्स, चाइना रोबोटिक्स के ऊपर इतना काम कर रहा है, इंडिया में रोबोटिक्स के ऊपर काम जो भी हो रहा है डिजास्टर के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप कंट्रीज जैसे कंपनी जैसे बोस्टन डायनामिक्स है, जो एक पूरा यूनिट ही इसके ऊपर फोकस करता है जी। तो शायद कहीं ना कहीं चल के ये सारी जो आगे की जो सोच है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में मिसिंग है। और उसका अगेन रीजन ये है कि जो मैन पावर है वो है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीखा है, लेकिन वो ब्रॉडर सोच शायद कहीं ना कहीं जरूरत है लाने की डिजास्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल, यानी कि भारत अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो अभी भी पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा से ही जूझता दिख रहा है। इसे समय के साथ आगे बढ़ता हुआ जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उस पर ये नहीं है। अब मैं यूएन की जो है, संयुक्त राष्ट्र की जो है भूमिका है, उस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानवाधिकारों की बात करती है और प्राकृतिक आपदा में जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन अभी सबसे शायद चुनौतीपूर्ण समय से यूनाइटेड नेशंस गुजर रहा है। इसका मजबूत होना दुनिया भर में लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे दुनिया को एकजुट करती है जी, ठीक है। और अगर जैसे आपने कहा कि अभी यूनाइटेड नेशंस का जो कहीं कहीं किसी देशों में जो अभी करंट सिचुएशन है, वहां पे यूनाइटेड नेशंस के भी खुद के काफी लॉसेस हुए हैं, खुद के मैन पावर, जो कि मतलब जनरली रेड क्रॉस यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कहीं कॉन्फ्लिक्ट में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हुआ, लेकिन अब उनके मास ग्रेव मिल रहे हैं, अब उनके मास ग्रेव मिले, अभी हाल ही में गजा में मास ग्रेव मिले, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कहीं ना कहीं चल के आई थिंक यूनाइटेड नेशंस को एक स्टेप पीछे लेके थोड़ा रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारा करंट सिचुएशन क्या है, कहाँ डिप्लोमेसी में शायद प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता। उनका मेन काम है पॉलिसी डिप्लोमेसी एंड वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे कि एनेबल हो सके गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उसको काम आगे लेके जा सके। तो शायद वो जरूरी है कि हम फिर से एक बार रिविजिट करें कि यूनाइटेड नेशंस का पोजीशनिंग अभी कैसा है और आगे चल के उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। क्योंकि शायद वो एक ये बन गया था कि बबल बन गया था कि यूनाइटेड नेशन है तो वो एक्सेप्टेड है सबके लिए, बट वो बबल शायद अभी एटलीस्ट 1-2 साल में ब्रेक हो गए। मुझे लगता है कि उसकी हवा निकल गई है और यूनाइटेड नेशन एक मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होती हुई संस्था के रूप में दुनिया भर में देखी जा रही है। मैं रनित ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन का हम सामना कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के तरफ भी जो है देश उतने गंभीर नहीं दिख रहे हैं, क्या ये जो अभी नज़रअंदाजी है या फिर इग्नोरेंस है, ये आने वाले सालों में एक बहुत भयंकर जो है परिणाम सामने लाएगी, या आप इन तैयारियों को वर्तमान में जो दुनिया है इसको कैसे, कितना खतरनाक देख रहे हैं? अगर हम इस पर बातचीत भी जो है एक लिमिटेड तरीके से कर रहे हैं, एक्शंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि जैसे अभी हमने बहुत सारे अभी हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समिट होता है उस पर भी किसी तरह की सहमति नहीं बन पाती है। जलवायु परिवर्तन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें कि जो हम अभी पहले कुछ दिनों पहले तक हम बात कर रहे थे कि हम 1.5 डिग्री जो की बात कर रहे थे कि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, वो हमने ऑलरेडी पार कर लिया जी, वो क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या है? 2 डिग्री, ठीक है। तो हम शायद बात कर रहे हैं, हम स्टडीज से प्रोजेक्शंस ला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए जिससे कि हम उसको रिड्यूस कर पाए, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यांमार का भी आगे इसका अगर आप कंटिन्यूअस देखें जो रिकवरी प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जहां पे आप जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं रिकवरी प्रोग्राम के अंदर, कि हमारी बिल्डिंग्स आगे चल के कैसे बनेंगी। और एक कहीं ना कहीं ये डिजास्टर सिचुएशन इटसेल्फ इज अ वेरी पोटेंशियल केस जहां पे आप बदलाव ला सकते हैं, सोच में बदलाव ला सकते हैं जमीन पे। तो शायद वो इंटीग्रेशन
कहीं ना कहीं जाके मिसिंग है। और दूसरा है कि हम जो कड़ियां है ना वो जोड़ नहीं पा रहे जलवायु परिवर्तन का, मतलब जलवायु जो क्लाइमेट चेंज का जो क्लाइमेट है। चेंज का, जी। हाँ, उसमें क्या क्लाइमेट है, चेंज और नेचुरल कैलेमिटी में ये कड़ियां जोड़ नहीं पा रहे हैं, जी। जोड़ नहीं पा रहे और डेवलपमेंट के साथ भी। तो वो क्या हो रहा है कि हम पीस मील अप्रोच ले रहे हैं कि कहीं एक कड़ी हमने पकड़ ली उसको कुछ किया, कहीं एक और कड़ी पकड़ी उसको कुछ किया, लेकिन वो जो एक साथ जुड़ के, जब वो एक क्या साथ ये जुड़ेंगी कह तभी सकते हैं वो डॉक्टर लेकर। रनित, क्या ये कह सकते हैं कि अभी तक दुनिया जो है वो प्रकृति को ही नहीं समझ पाई है? प्रकृति को समझ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रकृति को समझ नहीं पाई, शायद प्रकृति को समझ तो रहे हैं, लेकिन हम अपने बेनिफिट के लिए उसको अनदेखा भी कर देते हैं कि शायद हमारा एक सिंगल आदमी का जो रिस्पॉन्स है उससे क्या ही बदल जाएगा जब पर पूरी ये दुनिया उसको नहीं सोचेगी। ह्यूमन रिसोर्स को भूलते हुए भी नहीं दिख रहा है। ये कैसा डेवलपमेंट है जो मानव ही मानव की जो जिंदगी का दुश्मन बनता हुआ दिख रहा है? जी, शायद ये कहीं ना कहीं जाके हमारे खुद के इंटरनल प्रॉब्लम है कि हम उसको रिस्क को इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे हैं जी। कि हम अपने आप में नहीं सोच पा रहे कि जैसे सोचिए कि मुंबई का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं मुंबई में काफी दिन मैंने ट्रैवल किया मुंबई लोकल में, जी। और मुंबई लोकल खचाखच भरी हुई जाती है रोज सुबह, और लोग उसमें लटकते हुए जाते हैं, और एवरीडे अगर आप पकड़ें तो 12 से 12 to 14 केसेस होती हैं एक्सीडेंट्स की, जहां पे लोग गिर के उनकी डेथ हो जाती है, इंजर्ड होते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन हर रोज जो आदमी उस पे लटकता है वो ये सोचता है कि मैं नहीं गिरूंगा, मेरा साइड वाला गिरेगा। जी। और यही सोच पूरी डिजास्टर दुनिया के साथ भी है और क्लाइमेट चेंज के साथ है। जी। मुझे लगता है कि सरकारों को इसके प्रति ज़रूर गंभीर होना पड़ेगा, और ख़ास करके आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो शोध करते हैं इन सब प्रोजेक्ट्स पे और भविष्य के लिए तैयारियों की बात करते हैं, उनको अब लाइमलाइट में लाए जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर रनित चैटर्जी, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, इसके लिए आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका दुनिया भर में ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके प्रति कुछ समझ है, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे काम करना चाहिए अलग अलग देशों में सरकारों को या फिर राज्य सरकारों को, क्योंकि इससे अब कोई भी देश अछूता नहीं है। भाई अमेरिका में भी सिर्फ और सिर्फ भयंकर बारिश और तूफान की वजह से 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी हर वर्ष कहीं बाढ़, कभी तपती गर्मी, कभी लू, इससे कई मौतें सामने आती हैं। अब हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।